बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे पहले हमने लिपिड को पढ़ा था और लिपिड स्टार्ट कर किया था। उसमें हमने असाइल ग्लाइसरोल को भी डिस्कस किया था और फॉस्फोलिपिड को भी पढ़ लिया था। अब जो हमारे टॉपिक्स हैं बेटा, अब हमने करने हैं वैक्सीज और टर्पिनोइड्स। बेसिकली वैक्सीज और टर्पिनोइड जो है वो क्लास है किसकी, लिपिड की। और आप लोग जानते हैं कि लिपिड क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स होते हैं। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे होते हैं, मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं वैक्सीज से। वैक्सीज की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दी वैक्सीज। तो केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है केमिकल कंपोजिशन में बेटा। तो इस केमिकल कंपोजिशन में ये लाजिम है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी चीजें होती हैं, देखिएगा कि हमारे पास वैक्सीज के अंदर एक होता है फैटी एसिड और दूसरा जो होता है वो लॉन्ग चेन होती है अल्कोहल की। अब इन दोनों चीजों को कनेक्ट किया जाता है ईस्टर बॉन्ड के साथ। ईस्टर बॉन्ड के साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, फैटी एसिड। तो इस फैटी एसिड को हमने कनेक्ट करना है किसके साथ, अल्कोहल को। अल्कोहल का बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है OH और ये हमारे पास लगा हुआ है रेडिकल। अगर अल्कोहल का हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो ROH देखेंगे। जब भी आप ऐसा कोई मॉलिक्यूल देखते हो जिसके अंदर OH मौजूद हो तो उसको आप अल्कोहल कहेंगे। अब ये हमारे पास फैटी एसिड है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास एक अल्कोहल की लॉन्ग चेन है और बीच में हमारे पास ईस्टर मौजूद है। ये ईस्टर क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है फैटी एसिड को भी और अल्कोहल को भी, और एक लॉन्ग चेन बना रहा होता है किसकी, वैक्सीज की। तो वैक्सीज के अंदर हमने देखा कि केमिकल कंपोजिशन वैक्सीज की क्या है। वैक्सीज के अंदर फैटी एसिड भी मौजूद है, लॉन्ग चेन अल्कोहल भी मौजूद है और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड मौजूद है ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड के बाद अब हम देखें कि वैक्सीज हमारे पास कहां पर मौजूद होती हैं। तो याद रखिएगा वैक्सीज जो होती हैं बेटा, वैक्सीज फाउंड इन स्टेम, स्टाक, लीव्स, पीटल, फ्रूट्स, स्किन, फर एंड फीथर्स। इन तमाम चीजों में जो है वैक्सीज मौजूद होता है और इसकी जो सोर्स होती है, कॉमन जो सोर्स होती है, ज्यादा से ज्यादा हमें जो वैक्सीज मिलती है वो एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम होता है समनसिया चनेसिस। समनसिया चनेसिस याद रखिएगा। इसकी स्पेलिंग अगर आप बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ होगा SIMMONDSIA, लेकिन इस डी को साइलेंट किया जाता है और हम पढ़ते हैं सेमोन्सिया चनेसिस। इसका बेटा कॉमन नेम जो होता है वह होता है हाउबा और इसको आप स्पेलिंग पढ़ते JOJOBA। जजूबा आप पढ़ेंगे लेकिन इसको प्रोनाउंस जजूबा से नहीं किया जाता, हाउबा इसको हम कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम होता है, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। तो हमने देखा कि इसकी सोर्सेज क्या है। अब इसकी बात करते हैं फंक्शन की कि वैक्सीज का फंक्शन क्या होता है। वैक्सीज का बेसिकली फंक्शन जो होता है वो लिब्रिकेशन का काम। वैक्सीज के बाद हमारे पास जो दूसरी क्लास होती है बेटा उसको हम कहते हैं टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड जो होती है इंपॉर्टेंट और लार्ज क्लास है किसकी, लिपिड की। ये बेस्ड करती है किस पे, आइसोपरनोइड यूनिट पे। आइसोपरनोइड यूनिट का फार्मूला होता है C5H8। इसमें हमारे पास मिसाल आ जाती है, ये जो टर्पिनोइड्स होती है फर्दर डिवाइडेड होती है किसके अंदर, कैरोटीनोइड्स के अंदर, स्टीरॉइड के अंदर और हमारे पास टर्पीन के अंदर। कैरोटीनोइड्स एंड टर्पीन्स इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ इट, हेल्प इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एज टर्पीन। जो टर्पीन होती है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में मदद कर रहे होते हैं। सम आर कंपोनेंट्स ऑफ एसेंशियल ऑयल। कुछ जो होते हैं इसके कंपोनेंट जो होते हैं एसेंशियल ऑयल में मौजूद होते हैं। जिस तरीके से मिसाल ले ले हम मेंथल और कैम्फर और मिंट की बात करते हैं तो ये मिंट, मेंथल, कैम्फर, मिंट ये जो है इसके अंदर जो है मौजूद होता है क्या बेटा, टर्पिनोइड्स मौजूद होता है। जिस तरह हमने बात की कि जो हमारे पास टर्पिनोइड्स होता है, इस टर्पिनोइड्स के अंदर हमारे पास तीन किस्म की बेसिकली क्लास हो रही होती है। वो तीन किस्म की सब क्लास कौन कौन सी होती है, एक को हमने नाम दिया टर्पीन का, दूसरे को नाम दिया कैरोटीनोइड का और थर्ड वन को हमने नाम दिया है किसका, स्टीरॉइड का। तो आइए इसको वन बाय वन हम देखते हैं। बेसिकली जो हमारे पास टर्पीन होता है, टर्पिनोइड जो होता है आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये कहां पर मिलता है, हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है एज अ कोलेस्ट्रॉल। किस तरीके से, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। फाउंड एज अ पिगमेंट, ये पिगमेंट में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल जिस तरीके से प्लांट पिगमेंट, केरोटीन और ज़ेंथोफिल। अब टर्पीन की हमारे पास तीन सब क्लास है, याद रखिएगा बेटा तीन सब क्लास है हमारे पास किसकी, टर्पिनोइड्स की। एक को हम कहते हैं क्या, एक को हम नाम दे देते हैं टर्पीन का, दूसरे को नाम देंगे स्टीरॉइड का, थर्ड वन को नाम देंगे कैरोटीनोइड्स का। टर्पीन बेस्ड अपॉन आइसोपरनोइड यूनिट जिसका फार्मूला C5H8। स्मॉल साइज टर्पीन is volatile in nature, found in chlorophyll and vitamin A1 and A2,
ये जो होता है स्मॉल साइज जो टर्पीन्स होती हैं वो वोलेटाइल इन नेचर होती हैं। ये क्लोरोफिल, विटामिन ए एंड A2 के अंदर मौजूद होती हैं। कौन? टर्पीन्स। स्टेरॉइड को हम डिटेल में बात कर रहे हैं। कैरोटीनॉइड जो होता है वो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है, पाई जाती है प्लांट के अंदर। इसकी मिसाल हो जाती है हमारे पास कौन कौन बेटा? एक होती है कैरोटीन, दूसरी होती है ज़ैंथोफिल, और थर्ड वन जो होती है हमारे पास उसको कहते हैं टेट्रापायरोल। टेट्रापायरोल जो होता है वो मौजूद होता है किसके अंदर? साइटोक्रोम के अंदर। याद रखिएगा, साइटोक्रोम के अंदर हमारे पास टेट्रापायरोल मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कैरोटीन की, अगर हम कैरोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास के जर्नल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कैरोटीनॉइड की। कैरोटीनॉइड के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं। दो हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग होती है, एक हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बन की रिंग, कार्बन की लॉन्ग चेन होगी। जिस तरीके से हमारे पास ये लॉन्ग चेन कार्बन की रिंग आप देख रहे हैं, और ये इस तरफ राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है। इसके अंदर शर्त ये कि एक डबल बॉन्ड मौजूद होना लाजिम है। याद रखें, ये 6 मेंबर रिंग, ये दूसरी 6 मेंबर रिंग, बीच में क्या है? कार्बन की लॉन्ग चेन मौजूद है। वो कार्बन की लॉन्ग चेन कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर ओनली सिंगल बॉन्ड भी मौजूद हो सकते हैं। ये जो 6 मेंबर कार्बन रिंग है इसके अंदर डबल बॉन्ड होना लाजिम है। शर्त क्या है? एक होना लाजिम है। तो ये हमारा हमने क्या देखा बेटा? स्ट्रक्चर की बात की है, किसकी? कैरोटीनॉइड की। कैरोटीनॉइड का ये जो है जर्नल स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैरोटीनॉइड में हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है, तो आपको कहना है कि 6 मेंबर कार्बन रिंग और लॉन्ग चेन कार्बन की चेन, और फिर दोबारा हमारे पास क्या होती है? 6 मेंबर्ड कार्बन की रिंग मौजूद होती है। तो अब इसके बाद जो हमारे पास बेटा क्लास आती है उसको हम कहते हैं स्टेरॉइड। याद रखिएगा, स्टेरॉइड इज द लार्ज क्लास ऑफ द लिपिड। स्टेरॉइड जो है सबसे लार्ज क्लास है किसकी? लिपिड की। और स्टेरॉइड के अंदर क्या होता है? स्टेरॉइड बेस कर रहा होता है एक न्यूक्लियस पर, जिसको हम कहते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। याद रखिएगा बेटा, जो स्टेरॉइड होता है वो एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं क्या? स्टेरॉइड न्यूक्लियस का नाम देते हैं। स्टेरॉइड न्यूक्लियस में हमारे पास कितने कार्बन मौजूद होते हैं? उसके अंदर 17 कार्बन मौजूद होते हैं। और कितनी रिंग मौजूद होती है? 4 किस्म की रिंग मौजूद होती है। 3 जो होती है वो 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती है, और फोर्थ वन जो होती है वो 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती है। अब आपका सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर आप कहते हैं कि 6 मेंबर की 3 कार्बन रिंग होती है तो ये सीधे सीधे जो है 18 कार्बन हो गए, और फिर 5 आप और ऐड करेंगे तो ये तो 23 कार्बन हो गए। तो ये 17 कार्बन किस तरीके से हुए? तो यहां पर आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर पैदा होगा, और इसको हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है 17 कार्बन मिलकर ये 4 रिंग बना रहे होते हैं। फॉर सपोज हमारे पास हम एक न्यूक्लियस बनाने जा रहे हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक सबसे पहली रिंग ये मौजूद है जिसके अंदर एक कार्बन हो गया, दूसरा, फिर हमारे पास थर्ड वन, फिर फोर्थ वन, फिर हमारे पास ये कार्बन, फिर हमारे पास कार्बन और ये कार्बन। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे पास कितने कार्बन थे? 6 कार्बन मौजूद थे। अब हम दोबारा देखेंगे कि एक और कार्बन इससे कनेक्ट हो गया, फिर दूसरा कार्बन इससे कनेक्ट हो गया, फिर थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। अब आपने क्या देखा? ये जब दो रिंग फ्यूज हुई है आपस में, तो इन होने जो सेकंड रिंग थी हमारे पास, जो बी रिंग थी, इसने क्या किया? इसने इस रिंग के 2 कार्बन जो है लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी वजह से इसके पास जो दूसरी रिंग है उसके लिए हमें कितने कार्बन की नीड थी? 1 2 3 4 कार्बन की नीड थी। इसी तरीके से अगर हम एक थर्ड रिंग बनाएंगे तो थर्ड रिंग में भी हम क्या देखेंगे बेटा? याद रखिएगा, उसमें भी हमारे पास इसी तरीके से कार्बन मौजूद होंगे और वो कार्बन हम इस तरीके से बनाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी हमारे पास क्या 2 इसके कार्बन मौजूद हैं इस रिंग के अंदर, लेकिन जो है जो हमारे पास जो ये सी रिंग है इसके टोटल कितने कार्बन है? 4 हैं। लेकिन ये अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो इसमें 6 कार्बन मौजूद होंगे। इसी तरीके से एक और रिंग हम बना देते हैं। एक और रिंग हम जब बनाएंगे तो ये देखेंगे आप लोग कि ये इस तरीके से हमारे पास होगा। तो बेटा ये हमारे पास कहलाएगी डी रिंग और ये हमारे पास कहलाएगी बेटा ए रिंग। अगर आप इन 3 रिंग को भूल जाएं और इस एक रिंग को देखेंगे तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर 6 कार्बन मौजूद है। अगर आप इन तमाम रिंग को भूल जाएं और इस रिंग को देखेंगे तो आप कहेंगे सर 6 कार्बन है। इसी तरीके से आप इन तमाम रिंग को भूल जाएं, इस रिंग को देखेंगे सी को, तो आप बोलेंगे 6 कार्बन है। और आप अगर सिर्फ इस डी रिंग को देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसके अंदर हमारे पास
5 जो है कार्बन मौजूद हैं। तो इसी तरीके से टोटल जो होते हैं हमारे पास वो 17 कार्बन हो जाते हैं और 17 कार्बन इस तरीके से होते हैं। आइए इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो ये देखें, आपने देख लिया कि 17 कार्बन किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से ये 3 मेंबर रिंग्स जो है 6 की होती है और फोर्थ वन जो होती है वो हमारे पास जो है वो 5 कार्बन की मौजूद होती है। जी, हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है 17 कार्बन मौजूद है स्टीरॉयड न्यूक्लियस के अंदर। स्टीरॉयड न्यूक्लियस से मुराद ये है, देखिए मेरा बेटा, जब भी हम बड़े लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं तो उनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई ना कोई एक सेम यूनिट मौजूद होता है जो हर एक में मौजूद होगा। ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस हर एक में आपको नजर आएगा, वो चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, वो चाहे सेक्स हार्मोन्स हो, तो आपको इन दोनों में जो है आपको स्टीरॉयड न्यूक्लियस नजर आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि स्टेरॉयड न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ और भी केमिकल्स एटम्स अटैच आपको मिलेंगे। इसीलिए लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कोलेस्ट्रॉल सेक्स हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल मेन कॉन्स्टिट्यूट फॉर द एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर 50% कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, आप लोगों को मालूम है। सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड DHEA। अब ये तमाम हार्मोन्स जो होते हैं इनकी जो केमिकल कंपोजिशंस होती है वो एस्टेरॉइड होती है। हमारे पास एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, तो उसकी भी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो स्टेरॉइड्स होती है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेक्स हार्मोन्स को। तो हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, मौजूद होते हैं हमारी बॉडीज के अंदर। एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। दूसरे हमारे पास टेस्टिस, ओवरीज। अब ये टेस्टिस जो होते हैं आपको मालूम है ये मेल के अंदर मौजूद होता है और ओवरीज जो होते हैं वो आपको मालूम है कि ये फीमेल के अंदर मौजूद होता है। एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करे। इन द केस ऑफ फीमेल, फीमेल के अंदर टेस्टिस मौजूद नहीं होते, फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। और इसी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड एक और हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं DHEA, आल्सो प्रोड्यूस बाय द ब्रेन। और ये ब्रेन भी इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। ऐसा लाजिम नहीं है कि एक हार्मोन जो है वो एक ही ग्लैंड से जो है रिलीज होगा, वो एक से ज्यादा ग्लैंड से भी रिलीज हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। DHEA जो है होता है वो जरूरी होता है प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स के लिए। प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनको स्टिमुलेट करने के लिए, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? DHEA की जरूरत होती है, जिसकी फुल एब्रीवेशन होती है डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है दूसरे प्राइमरी सेक्स हार्मोन को इनिशिएट कर रहा होता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है। इस हार्मोन की रिलीज होने की वजह से दूसरे प्राइमरी सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन को, किसके अंदर? मेल के अंदर। ओवरीज जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस कर रही होती है और प्रोजेस्टेरोन को भी प्रोड्यूस कर रही होती है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपको मेल के अंदर भी पाया जाता है और फीमेल के अंदर भी। ओके जी, जो हमने बात की थी DHEA की, डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन हार्मोन की, तो आपको मालूम है ये डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन हार्मोन ब्रेन से भी रिलीज हो सकता है और दूसरा जो होता है वो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड से भी मौजूद हो सकता है। और आपको मालूम है कि एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ से भी आ सकता है। तो अब इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन को, जो हमारे पास 3 प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स हैं जिसमें आप कहते हो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, तो इन हार्मोन को जो होता है बेटा बेसिकली ये स्टिमुलेट कर रहा होता है, इनिशिएट कर रहा होता है। ये आता है तो आगे दूसरे ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद इनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है किसका? DHEA का। तो ये काइंडली आप लोग जो है याद रखिएगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन टॉपिक आ जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड फ्रेडरिच मीस्टर ने आइसोलेट किया था एक पस के सेल से।
पस के सेल से डिस्कवर किया था। पस में जो न्यूक्लियस मौजूद था वहां से इसको आइसोलेट किया गया था और इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो एसिडिक प्रॉपर्टीज थी, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड का मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और ये तमाम जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं उन तमाम के अंदर मौजूद होता है। ये ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो हर लाइफ परचेज करने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है। पॉलीमर पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, मोनोमर मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके अंदर जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को हम कहते हैं कि इसके अंदर लिंकेज मौजूद होती है डाइस्टर लिंकेज। याद रखिएगा, इसके अंदर जो लिंकेज मौजूद होती है तो उसको हम डाइस्टर का नाम देते हैं। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, अभी अभी हमने कहा कि मोनो मर जो होता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड का नाम दे रहे होते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड तो हमें मालूम है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, ये मोनोमर कहलाता है। और न्यूक्लियोसाइड तो फिर क्या होता है, देखिए जब न्यूक्लियोटाइड बन रहा होता है तो न्यूक्लियोटाइड कुछ स्टेज से बन रहा होता है, कुछ स्टेप से बन रहा होता है। तो न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, जब एक पेंटोज शुगर नाइट्रोजीनियस बेस के साथ मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। याद रखिएगा, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है और ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है। ये जब आपस में मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जैसे ही इन दो कंपोनेंट के साथ एक फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड भी लगता है तो इसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियोटाइड होता है। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप। और न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास सिर्फ दो ग्रुप होते हैं, एक को पेंटोज शुगर कहा जाता है, दूसरे को नाइट्रोजीनियस बेस कहा जाता है। टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, अभी जो हमने तीन कंपोनेंट्स देखे हैं उन तीन कंपोनेंट्स को हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारे पास जो पेंटोज शुगर होता है उसकी कुछ टाइप्स होती है। एक हमारे पास होती है राइबोज शुगर, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। याद रखिएगा, एक को हम कहते हैं राइबोज शुगर, दूसरे को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। बेसिकली इन दोनों का स्ट्रक्चर पेंटागोनल होता है, इनकी 5 साइडें मौजूद होती हैं। ऑक्सीजन यहां पर लगा होता है, यहां पर OH मौजूद होता है और आप लोग जानते हैं कि OH जब भी नीचे लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको नाम देते हैं हम बीटा का या अल्फा का। याद होगा ना। तो अब याद रखिएगा बेटा, अब ये OH जो है, अगर मैं यहां से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। मतलब डी कहते हैं रिमूव को, ऑक्सी कहा जाता है ऑक्सीजन को, और राइबोज कहते हैं राइबोज में से जब हम एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दे तो वो बन जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसलिए इसका जर्नल फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा, C5H10O4। लेकिन हम राइबोज शुगर की बात करेंगे तो ये होता है C5H10O5। ये हमारे पास मौजूद होती है बेटा, याद रखिएगा, ये हमारे पास मौजूद होती है किसके अंदर, RNA के अंदर। और डीऑक्सीराइबोज शुगर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मौजूद होता है बेटा किसके अंदर, DNA के अंदर। किसके अंदर मौजूद होगा, DNA के अंदर हमारे पास मौजूद होगा। अब फर्स्ट वन हमने चीज देख ली, पेंटोज शुगर की दो टाइप्स थी। एक को हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे बेटा, एक को हम राइबोज शुगर का नाम दे रहे थे, दूसरे को हम डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम दे रहे थे। अब हमारे पास दूसरी चीज है नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं प्यूरिन, दूसरे को कहते हैं पिरामिडाइन। याद रखिएगा, प्यूरिन नाइट्रोजीनियस बेस एसी नाइट्रोजीनियस बेस होती है जिसके अंदर दो साइकिल मौजूद होती है, दो रिंग मौजूद होती है। जो डबल रिंग मौजूद होती है उनको हम कहते हैं प्यूरिन, और जो सिंगल रिंग मौजूद होती है उसको हम कहते हैं पिरामिडाइन। तो प्यूरिन के अंदर दो रिंग मौजूद होंगी, उसमें हम क्या कहेंगे, एक हमारे पास कहलाता है एडिनाइन, दूसरे को हम कहते हैं गुआनाइन। तो ये हमारे पास प्यूरिन है। प्यूरिन में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कितनी रिंग मौजूद है, डबल रिंग मौजूद है। तो इस डबल रिंग मौजूद है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्यूरिन होता है। और जो सिंगल रिंग वाले होते हैं वो हमारे पास पिरामिडाइन कहलाता है। और इसमें हमारे पास कौन कौन आ जाता है, साइटोसिन आ जाता है, थायमीन आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि यूरासिल, साइटोसिन और थायमीन जो होती है वो कौन सी मिसाल है, तो आप कहिएगा कि ये पिरामिडाइन कहलाती है। और प्यूरिन में हमारे पास डबल रिंग मौजूद होती है। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। अगर फास्फोरिक एसिड का हम फार्मूला देखें तो बेटा फार्मूला हमारे पास होता है H3PO4, इसका फार्मूला होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो आप देखेंगे फास्फोरस जो होता है वो सेंटर में होता है, इसके ऊपर एक डबल बाउंडेड ऑक्सीजन मौजूद होता है, और इसके राइट साइड पे OH लगा होगा और लेफ्ट साइड पे एक और OH लगा होगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। ये हमारे पास जो फास्फोरिक एसिड क्यों कहला रहा है, इस वजह से कहला रहा है, ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा। H के ऊपर पॉजिटिव है, दैट्स मीन कि ये एक प्रोटॉन है।
ये अपना प्रोटॉन जब डोनेट करेगा बेटा, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड वन हाइड्रोजन, ये थर्ड वन हाइड्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल को डोनेट कर देता है, डोनेट देयर प्रोटॉन, देयरफॉर फॉस्फोरिक एसिड इज नेम्ड एज अ फॉस्फोरिक एसिड, और इसी वजह से इसका नाम हम क्या रखते हैं कि ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। पॉइंट टू पॉन्डर, ड्यू टू द डीएनए एंड आरएनए इज कॉल्ड एज एसिड। अब यहां पे हम बोलेंगे कि क्या है, ड्यू टू दी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, यहां पर आएगा एक सेंटेंस वर्ड आएगा, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डीएनए एंड आरएनए इज कॉल्ड एज एसिड। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है, वो अपना एक प्रोटॉन क्या कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है। तो डोनेट करने की वजह से इसका नाम पड़ता है क्या मेरा बेटा, इसका नाम पड़ता है डीएनए जो है वो एसिड कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड मींस के जिसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगी उसको हम मोनोन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। एग्जांपल में अगर बात की जाए तो हम बोलते हैं एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा एएमपी, एडीपी, एटीपी। एटीपी जो है एनर्जी की करेंसी भी कहा जाता है, ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड कहलाती है। डाइन्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगी उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास मिसाल आती है डाइन्यूक्लियोटाइड की। कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड, एग्जांपल में हम बात करते हैं एनएडी की। एनएडी की फुल एब्रिविएशन होती है निकोटीन। ओके जी, हमने देखा कि डाइन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एनएडी होता है। एनएडी बिहेव करता है कोएंजाइम की तरह, ये नॉन प्रोटीन पार्ट बना होता है, ये एक एंजाइम के साथ काम कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड आ जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर काफी सारे जो है न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल हमारे पास आती है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको हम कहते हैं ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ये ऐसा मटेरियल होता है जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रहा होता है। ये आपको हर तरह के न्यूक्लियस में मौजूद होगा और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर भी मौजूद होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में कि हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए होता है। तो आपको मालूम हुआ कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर भी डीएनए मौजूद होता है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहली बात कि ये दिया किसने था? ये सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में। कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो स्ट्रैंड मौजूद होते हैं, एक ये वाला और दूसरा मेरा बेटा ये वाला स्ट्रक्चर स्ट्रैंड मौजूद होता है। दो स्ट्रैंड ये आपस में ओवरलैप करने के बाद एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का। इसके अंदर क्या मौजूद होता है? शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और शुगर और फॉस्फेट जो होता है वो बेक बोन बना रहे होते हैं। जिस तरीके से अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास पेंटोज शुगर, ये हमारे पास फॉस्फेट, अगर आप इनको देखेंगे तो ये एक बेक बोन सर्व करेंगे, बेक बोन बनाएंगे। तो इसी वजह से लिखा हुआ है शुगर फॉस्फेट बेक बोन रन इन अपोजिट 5-3 पोजीशन। क्या होता है? ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब कि अगर 5 कार्बन पर फॉस्फेट अटैच है तो सेकंड जो फॉस्फेट अटैच होगा वो 3 कार्बन पर अटैच होना है। इस तरीके से ये एंटी पैरेलल होता है। ये अगर 3 कार्बन है तो यहां पर क्या होगा? 5 कार्बन मौजूद होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान में मौजूद होती है? नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान में मौजूद होती है। एडिनाइन और थायमाइन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। ग्वानाइन और साइटोसिन के अंदर 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? वो होगा 0.31 नैनोमीटर। हैविंग 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस, इसके अंदर 4 किस्म की नाइट्रोजीनियस बेसिस आपको नजर आती है, एडिनाइन, थायमाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन। यूरासिल इसके अंदर मौजूद नहीं होती। यूरासिल किसके अंदर मौजूद होती है? यूरासिल मेरा बेटा याद रखिएगा आरएनए के अंदर मौजूद होता है। ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और ये नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान बॉन्डिंग मौजूद होगी। अगर एडिनाइन और थायमीन है इनके अंदर डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा। साइटोसिन और ग्वानिन है तो इसके अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा। अगर हमारे पास ग्वानिन और साइटोसिन है तो उसके अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं। ये सवाल आ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी बॉन्डिंग होती है और कितनी जरूरी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। तो ये ओवरलैप करने के बाद हमारे पास ऐसा फाइनल जो है स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है डीएनए का, जिसको हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर।
तो इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई भी डिफिकल्टीज हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा, और आई थिंक मैं समझता हूं कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।